तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे मॉडर्न एज को, जो ब्रिटिश लिटरेचर की सबसे इंपॉर्टेंट एज मानी जाती है, बिकॉज द राइटर्स दैट फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर एज, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पूछी जाती है इन कंपेयर टू ऑल द अदर एजेस। सो मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेस जिनसे आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में द क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, वो बहुत ही ध्यान से समझ के मैं लेके आई हूं उन राइटर्स के जिनसे क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब वो ऐसे राइटर्स हैं जिनके वर्क्स, उनके इंपॉर्टेंट एसेज, उनके टर्म्स आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एंड बच्चों को ये अगर समझ में नहीं आता है कि मॉडर्न एज के अंदर कौन से राइटर्स को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरी ऑलरेडी वन लाइनर सीरीज एंड पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज चल रही है आपके लिए, जिसकी प्रॉपर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ही प्लेलिस्ट को अगर आप खोल लेते हो तो उसमें आपको वन बाय वन ऑल द रिवीजन करने को मिल जाएगा, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस का। मेक श्योर आप उन प्लेलिस्ट को कंज्यूम कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना रहे हो। अगर आप मेरे पेड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज करेंगे, तो हम आपके साथ अपने कोर्सेज के लिंक्स एंड उनके फ्री डेमो लेक्चर शेयर करेंगे, जिसको देख के परख के आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। जरूर से अपनी प्रिपरेशन जर्नी में क्वेश्चन जरूर से लगाइए। आपको ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज बोथ क्वेश्चंस लगाने की यहाँ पर एक यूनिक फीचर मिलता है, जहां पर आप एक किसी भी पर्टिकुलर एक सेक्शन के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो या फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा के जज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। डू बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती है। डायरेक्ट लिंक्स एंड नोटिफिकेशंस जब आती हैं तो देर रात आए चाहे सुबह को आए, वो हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा, बिकॉज एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है, हु नरेट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब जैसे ही आप हार्ट ऑफ डार्कनेस नाम के इस नॉवल को देखते हैं तो आपको तुरंत जोसेफ कॉनराड की याद आनी चाहिए, बिकॉज ये उनका सेमाइनल वर्क है। ये क्वेश्चन अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग दोनों एक टाइम पे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मार्लो इसके नरेटर है इस पर्टिकुलर कहानी की, जो कि बात सही है। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो नरेटिव विद इन नरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है। आपको जो अननेम्ड नरेटर होता है वो है आपका प्राइमरी नरेटर, एंड जो मार्लो है, जो भी अपनी कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, वो कहां कहां गए थे, वो एक सेकेंडरी नरेटिव है। इसीलिए हार्ट ऑफ डार्कनेस की कहानी को हम लोग नरेटिव विद इन अ नरेटिव कहते हैं। एंड ये जोसेफ कॉनराड का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। आप जोसेफ कॉनराड को अगर पढ़ रहे हैं, हु हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर, आप इनके हार्ट ऑफ डार्कनेस को जरूर से डिटेल में पढ़ेंगे। इनके जितने भी कैरेक्टर लिस्ट है आपको पता होनी चाहिए, क्या सेटिंग है इस पर्टिकुलर प्ले की, क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमास एंड क्या क्या वो चीजें दिखाने की कोशिश करता है, वो आपको इस पर्टिकुलर नॉवल में पता लग जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन, जिसका बहुत ही इजी आंसर है। अगर आपने जोसेफ कॉनराड के इंपॉर्टेंट 4-5 वर्क्स को भी पढ़ा हुआ है ना, तो जोसेफ कॉनराड से क्वेश्चंस आपके आसानी से बनने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जोसेफ कॉनराड की कौन सी नॉवल प्रेजेंट करती है एक यंग कैप्टन को जो कोलरिज के एंशिएंट मैरिनर की तरह हॉन्टेड रहता है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ विजन्स। अब आराम से इस वीडियो को रोक के आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है या फिर एक एनालॉजी क्रिएट की गई है बिटवीन आपके जोसेफ कॉनराड का ये जो वर्क है द शैडो लाइन एंड आपके रोमांटिक राइटर एस.टी. कोलरिज की जो पोएट्री है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसके अंदर आपका एक दिखाया गया था साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो फेस करता है आपके शिप का कैप्टन एंड कॉन्सिक्वेंसेस उसके एक्शंस के बाद। वैसा ही सिमिलर चीज आपको यंग कैप्टन की कहानी यहाँ पर द शैडो लाइन में दिखाई गई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वर्क और इस वर्क में आपका क्या मेन सिमिलैरिटी है, जो आपका शैडो लाइन वर्क से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोसेफ कॉनराड से ही है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चंस को इस तरह ही सेट किया है कि अगर आप एक राइटर को उठाएं तो आफ्टर क्वेश्चन आप समझ पाए कि अच्छा इस वाले राइटर के ये वर्क्स मुझे जरूर
जरूर से करने हैं, ताकि आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर मिले कि जोसेफ कॉनराड के अगर मैंने क्वेश्चंस को देखा तो मुझे इन क्वेश्चंस को लगाते ही आइडिया लगा कि इनके ये वर्क्स इंपॉर्टेंट है एंड मैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लूं। थर्ड क्वेश्चन इज Which of the following novels of Joseph Conrad is set in Malay? अब आपको जोसेफ कॉनराड के लगातार 3 क्वेश्चंस लगा के समझ में आ गया कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर तो आपसे पूछा गया कि ये वाले पर्टिकुलर वर्क का नरेटर कौन है। दूसरे जो वर्क के अंदर आपसे पूछा गया कि ये वाले वर्क की जो थीम है वो एक कौन से वाले वर्क से मैच करती है, तो भी आपको उसके लिए सेटिंग वगैरह एंड कहानी के बारे में पता होना चाहिए। तीसरे वर्क से भी आपको ये समझ में आता है कि आपसे सीधा सीधा जोसेफ कॉनराड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क की सेटिंग पूछ ली गई है, जो कि है लॉर्ड जिम, एंड लॉर्ड जिम आपके जोसेफ कॉनराड का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इससे आपको पता लगता है कि जोसेफ कॉनराड और उनकी अगर कुछ वर्क्स की लिस्ट आपके पास है तो आप जोसेफ कॉनराड को बहुत ही आसानी से क्लियर करके जा सकते हो। चौथा क्वेश्चन है अगेन इनके प्ले से, जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, नॉट प्ले, अ नॉवल, कॉनराड ने गाउल्ड कपल एंड डिकाउट अपीयर्स एज कैरेक्टर्स विद कोस्टा गुआना एज द सेटिंग। अब ये देखो लगातार आपका चौथा क्वेश्चन है जहां पर आपसे सेटिंग के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो कोस्टा गुआना आपकी कौन सी पर्टिकुलर नॉवेल की सेटिंग है जिसमें ये दोनों कैरेक्टर्स अपीयर करते हैं। तो देखो नॉवेल्स में हम लोग को इतना सा ही पढ़ना होता है कि आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, कैरेक्टर लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या उस पर्टिकुलर नॉवेल की सेटिंग है, एंड थोड़ा बहुत आपको समरी या कहानी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगा पाओ। तो नॉस्ट्रोमो अगेन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसी के साथ हम लोग जोसेफ कॉनराड के 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स को समझ लेते हैं कि यार ये तो मुझे करना बहुत जरूरी है। आपको ईज आउट करने के लिए एंड आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट भी अटैच कर दी है कि अगर कोई बच्चा जोसेफ कॉनराड को पढ़ रहा है एंड इस क्वेश्चंस के बाद उसके दिमाग में आएगा कि कौन कौन से वर्क्स को हमें पढ़ना है, तो ये एक पूरी लिस्ट आपको दिख जाती है जिसमें से आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस से क्वेश्चन देख लिया, लॉर्ड जिम से क्वेश्चन देखा, नॉस्ट्रोमो से देखा, शैडो लाइन से देखा, बाकी आपके जो वर्क्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेक श्योर आप इन मेजर वर्क्स को जरूर से प्रिपेयर करें एंड जोसेफ कॉनराड को गलती से भी छोड़ के ना जाए। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम लोग को दिखाई देती हैं हमारी मॉडर्न एज की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो ये मतलब ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट अपने सेक्शंस में। आप वर्जीनिया वुल्फ को ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर पढ़ते हो मॉडर्न एज में, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देन आप वर्जीनिया वुल्फ को आपके लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर पढ़ते हो, जहां पर उनका जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप वर्जीनिया वुल्फ को लिटरेरी थ्योरी में भी पढ़ते हो, जहां पर इनके क्रिटिकल एसेज एंड फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने वर्जीनिया वुल्फ पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जहां पर मैंने उनके जितने भी नॉवेल्स हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट आपको दी है, इनके जितने क्रिटिकल एसेज है उसकी आपको लिस्ट दी है, एंड अगर आप लिटरेरी मूवमेंट इनका पढ़ना चाहें वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि देयर आर सो मेनी गुड राइटर्स, जैसे वर्जीनिया वुल्फ हो गए, हमारे टी.एस. इलियट हो गए, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको हम लोग अपने सिलेबस के अलग अलग सेक्शंस में पढ़ते हैं। मेक श्योर कि आप उनके इक्का दुक्का वर्क पढ़ के अपने आप को सेटिस्फाइड ना फील करें, उनके एक एक वर्क को आपको उठाना होगा, एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको पता होगा कि अच्छा इस राइटर ने नॉवेल्स भी लिखी हुई हैं, इनकी मुझे क्रिटिकल एसेज भी देखने हैं, ये तो लिटरेरी मूवमेंट्स में भी हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वर्जीनिया वुल्फ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां पर वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ऑरलैंडो से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑरलैंडो आपका वर्क है ओपन होता है 1588 में, जहां पर ऑरलैंडो जो मेन कैरेक्टर है एक 16 ईयर ओल्ड बॉय एक पोयम लिखता है। उस पोयम का नाम बताओ। काफी डेप्थ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपने इस वर्क की कैरेक्टर लिस्ट एंड सेटिंग एंड थोड़ा बहुत अगर इसके समरी जान लिया है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। द ओक ट्री एक सिंबल की तरह काम करता है इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर, जो पूरी नॉवेल के दौरान बार बार अपीयर होगा, जो अपने साथ सिंबल को लेके आता है। तो मेक श्योर आपने वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो जरूर से पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्जीनिया वुल्फ की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉवल मिसेस डैलोवे से, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके
आपके सामने लेके आती हैं मिसेस डैलोवे इज अ ब्यूटीफुल नॉवल, आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप लोग थोड़े से फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पसंद करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पसंद नहीं भी करते हैं तो इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको ये पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway? तो ये जो लाइन्स हैं, fear no more the heat of the sun nor the furious winter's rages, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये तो शेक्सपियर की जो लाइन्स है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले से उठाई है आपकी वर्जीनिया वुल्फ में, जो बार बार आपके इस पर्टिकुलर नॉवल में कैरेक्टर्स जो है वो बोलते हैं या फिर वो सिंबलाइज करते हैं आपकी लाइफ के एलियनेशन के बारे में, या फिर लाइफ अगर जल्दी खत्म भी होती है तो भी इट इज ओके। इन सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, मिसेस डैलोवे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको डिटेल में पढ़ना, बिल्कुल उसकी समरी ना पढ़ के अगर टेक्स्ट आप ओरिजिनल पढ़ के जाएं तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मिसेस डैलोवे से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ विच इज टू द लाइट हाउस। ये इनका सेमाइनल वर्क माना जाता है। क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को हम लोग के सामने रखा है, जो हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। आई एम श्योर कि आप लोग ने अपने मास्टर्स में इसको पढ़ा ही होगा। इस पर्टिकुलर वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नॉवल है आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट के जो आपका नाम है वो आपको बताना है, विच इज द विंडो, टाइम पासेस, लाइट हाउस। कौन सा इसमें से उसका पार्ट नहीं है? द स्काई इसका पार्ट नहीं है। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, लेकिन बनेगा उसी से जो टू द लाइट हाउस के बारे में जानता है। इसकी कैरेक्टर लिस्ट रख लेना, इसके सिंबल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होने चाहिए कि लाइट हाउस क्या सिंबलाइज कर रहा था, टाइम क्या सिंबलाइज कर रहा था, आपस में जो पति पत्नी के और बच्चों के जो रिश्ते थे वो किस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में दिखाए गए हैं, उसके भी बारे में आप लोग एक बार जरूर से पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन है, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर राइटर के कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट है। In Mr. Bennet and Mrs. Brown, Virginia Woolf analyzes the state of modern fiction by contrasting 2 generations of writers. अब मैंने what I have done is कि वर्जीनिया वुल्फ को as a writer, as a British writer, तो हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये एक इन्होंने इतने सारे क्रिटिकल एसेस लिखे हैं जो सभी एक के बाद एक मैंने कवर किए हुए हैं अपने लिटरेरी थ्योरी के कोर्स के अंदर। तो अगर आप वर्जीनिया वुल्फ को एज अ क्रिटिक पढ़ना चाहते हैं जिनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मेक श्योर आप मेरे कोर्स को एक बार चेकआउट करिएगा। मैंने पूरे इनके जितने भी क्रिटिकल वर्क्स हैं, एसेज हैं जिनसे इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको मैंने कवर किया हुआ है। ये जो पर्टिकुलर वर्क आपको दिखाई दे रहा है ये है इनका क्रिटिकल एसे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो मैंने यहां पर अटैच कर दी हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। अगेन मैंने वर्जीनिया वुल्फ पे कंप्लीट वीडियो बनाई है जो मैंने आपको बताया। मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर से कंज्यूम करें, यूट्यूब पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये इनकी डेब्यू नॉवल है जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाइट एंड डे, जेकब्स रूम से क्वेश्चन आया है, मिसेस डैलोवे से आपने क्वेश्चन देखा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वी हैव टू द लाइट हाउस, वी हैव ऑरलैंडो, वेव्स, ईयर्स बिटवीन द एक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वर्जीनिया वुल्फ के। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप सोच रहे हैं कि एसेज की भी लिस्ट हम लोग को एक बार मिल जाती तो मजा आ जाता, तो हियर वी आर। मॉडर्न फिक्शन, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, द कॉमन रीडर, अ रूम ऑफ वंस ओन, इज द सेमाइनल वर्क जो आप लोग फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देन वी हैव प्रोफेशंस फॉर वुमेन, थ्री गिनियास, ये सब मैंने पढ़ा के रखा है अपने लिटरेरी थ्योरी के कोर्स में, जहां पर वर्जीनिया वुल्फ को एज अ क्रिटिक मैंने कंप्लीटली कवर किया है। अगर आप कोर्स ना भी कंज्यूम करना चाहें तो आपको लिस्ट मिल गई है, आप इनको इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। देन मेक श्योर उसके बाद आप लोग इनके जो क्रिटिकल एसेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप एक बार जरूर से कर ले, तो आपका इससे सेक्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव टीएस इलियट। मॉडर्न एज की बात हो और टीएस इलियट के बारे में हम लोग बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर, द मोस्ट फेमस राइटर, अपनी राइटिंग, अपनी नरेटिव टेक्निक्स के लिए एंड अपने यूनिक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल के लिए टीएस इलियट इतने ज्यादा फेमस हैं। वर्जीनिया वुल्फ की ही तरह इन्होंने लिखे हुए हैं आपके प्लेस नॉवेल्स आप बोल सकते हैं। देन इन्होंने लिखी हुई हैं आपकी पोएम्स। देन इन्होंने लिखे हैं आपके एसेस, क्रिटिकल एसेस, जिनके क्रिटिकल, इनके इतने सारे क्रिटिकल टर्म्स हैं जिनसे आपके यूजीसी नेट में हर साल, लिटरली हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीएस इलियट इज वन सच राइटर। गलती से भी मत छोड़ के चले जाना। आप मतलब आप
एक पूरी एज को किसी को छोड़ सकते हैं, लेकिन टीएस इलियट को आपको करके ही जाना है, बिकॉज इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनके दो जगह से आते हैं। एक तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, माय गॉड यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों लोग इस पे एम्फोसाइज नहीं करते हैं। आई रियली एम्फोसाइज माई स्टूडेंट्स कि टीएस इलियट के जितने भी वर्क्स हैं उसको एक जगह लिखो और डेली उसको रटो, क्योंकि उससे आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज्यादा पूछे जाते हैं कि इट इज नाउ ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना है टीएस इलियट के वर्क्स को, तो सेक्रेड वर्ड टुवर्ड्स notes towards the definition of culture, the metaphysical poets, the function of criticism, the use of poetry and the use of criticism, ये सभी इनके critical essays हैं। अगेन मैंने इनको कवर करके रखा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स के अंदर, बिकॉज टीएस इलियट इज ऑल्सो वन सच राइटर जिनसे ब्रिटिश लिटरेचर में आप लोग प्लेज एंड पोएट्री पढ़ते हो। इनके क्रिटिकल एसेज एंड क्रिटिकल टर्म्स पढ़ने हैं तो आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ने पड़ेंगे टीएस इलियट एज अ क्रिटिक से। मैंने इनके क्वेश्चंस भी करा के रखे हैं इसी चैनल पे, तो मेक श्योर आपने इनको जरूर से कंज्यूम किया हो। नेक्स्ट अप वी हैव इनकी पोएट्री से क्वेश्चन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक नेम्स द फॉलोइंग। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री है, जरूर से आपको करके जानी है। वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो बच्चे करने से डरते हैं। उससे अगर आप ऊपर ऊपर डिटेल ही उसकी ले लेते हो विकिपीडिया पे सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च करके, तो भी आपके क्वेश्चंस उससे बन जाएंगे। मैंने टीएस इलियट पे फुल वीडियो बनाई है जहां पर मैंने दिखाया है आपको कि देखो वेस्टलैंड से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी ये वाली पोएट्री से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि अच्छा इनकी इतनी जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स पोएट्री है उनसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए आपके लिए बना हुआ सब कुछ है, यू जस्ट हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप एंड उसको आपको जाके कंज्यूम करना है और फिर आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिर से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का है। आई टोल्ड यू कि इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने काफी सारे टर्म्स के बारे में बात की है, या फिर यहाँ पर आपको जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ टीएस इलियट के नहीं है। वी हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, वी हैव अनरिलायबल नरेटर, वी हैव थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, वी हैव ईगोटिस्टिकल सप्लाई, तो कीट्स का क्वेश्चन है। देन यहाँ पे अनरिलायबल नरेटर है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है जो कि हमारे टीएस इलियट का टर्म है। तो इनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी है। ये आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको इनके रिस्पेक्टिव राइटर्स एंड क्रिटिक पता होंगे, ये क्वेश्चन तभी आपसे बनने वाला है। नेक्स्ट अप वी हैव अरेंज द फॉलोइंग एसेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन आपके सामने बहुत सारे क्रिटिकल एसेज रख के डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के दिए हैं एंड आपसे क्रोनोलॉजी पूछी है। तो कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन तो आना निश्चित है, ये प्रिडिक्टेबल है आपके लिए। जो बच्चा उसको समझ जाता है इसकी इंपॉर्टेंस को, वो उसको तुरंत निकाल के पढ़ लेता है और अपने एग्जाम में उसके मार्क्स आ जाते हैं। वी हैव टीएस इलियट का फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, वी हैव एडगर एलन पो का द फिलॉसफी ऑफ कंपोजिशन, द आर्ट ऑफ फिक्शन, मॉडर्न फिक्शन। ये सभी क्रिटिकल एसेज मैंने पढ़ा के रखे हैं, तो मेक श्योर अगर आप इनको पढ़ना चाहे तो जरूर से इनको पढ़ें। नेक्स्ट अप वी हैव मॉडर्न एज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट डब्ल्यू.बी. यीट्स को हम लोग जानते हैं इनके सिंबॉलिस्टिक स्टाइल के लिए, और मॉडर्न एज के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा पोएट्रीज कंट्रीब्यूट की है। अभी मैं आपको लिस्ट भी दूंगी, उसकी टेंशन मत करना, कि इनकी जो पोएट्री लाइंस हैं उनसे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर अगेन टीएस इलियट की तरह ही डब्ल्यू.बी. यीट्स एक ऐसे पोएट बन जाते हैं जिनकी काफी सारी पोएट्रीज है, उनकी एक लिस्ट पकड़ा के आपसे पूछा जाएगा कि अब आप लोग इसकी जो क्रोनोलॉजिकल डिटेल है क्रोनोलॉजी में इसको लगाइए। तो वाइल्ड स्वान्स एट द कूल, द सेकंड कमिंग अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड एडम्स कर्स। आपको आंसर दिया हुआ है, आप जरूर से इसके बारे में सर्च करें और इनको भी आप लोग डिटेल में पढ़ें। Next question we have, arrange the following lines of poetry in the chronological sequence. An aged man is but a paltry thing, ये हमारे W.B. Yeats का वर्क है। The world is too much with us, ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, पोएट्री है। Daddy I have had to kill you, ये हमारी सिल्विया प्लैथ की पोएट्री से आता है। After great pain a formal feeling comes, ये हमारी एमिली डिकिंसन की पोएट्री है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए ऑल आर इंपॉर्टेंट पोएट्स, इनकी इंपॉर्टेंट पोएट्री की लाइंस उठा के आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछा है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया भी लगता जा रहा होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एंड इससे आप लोग अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आता है अगेन पोएट्री की लाइन से आता है, जहां पर हम लोग को लाइंस दे दी गई हैं एंड आपको इसको मैच करना है आपके W.B. यीट्स की पोएट्री से। वी हैव लीडा एंड द स्वान, वी हैव
have Adam's Curse, we have Sailing to Byzantium, The Circus Animals, Desertion। तो आपको इंपॉर्टेंट पोएम्स की एग्जैक्ट टेक्स्ट, अब इसकी तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बस समरी पढ़ के चले जाना, यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट लाइंस पूछी जाएंगी, तो मेक श्योर आपने इनकी एग्जैक्ट लाइंस को प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे आ जाती है आपकी WB Yeats की पोएट्री की लिस्ट। बहुत सारी पोएट्री है इनकी। आई कुड नॉट सेग्रीगेट कि नहीं मैं आपको ये लिस्ट दूं एंड ये लिस्ट नहीं दूं, तो मैंने लिस्ट यहाँ पर पूरी डाल दी है। आपको जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, व्हेन यू आर ओल्ड, देन बाकी के भी नाम आपको जरूर से पढ़ना है। एडम्स कर्स को मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट ये इंपॉर्टेंट है। आपने 2 क्वेश्चंस अपने सामने अभी अभी देख लिए। वी हैव नो सेकंड ट्रॉय, वी हैव द वाइल्ड स्वान्स एट द कूल, वी हैव ईस्टर 1916। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर आपकी पोएट्री से। देन ये जितनी बड़ी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इन सब से आपके एग्जाम में डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेक्स्ट से, लाइन से, सिंबल से, कि इस पोएट्री में क्या पूछा गया है। कुछ कुछ पोएट्री से तो उठा के आपकी सेलिंग टू बाइजेंटियम हो गया, सेकंड कमिंग से उठा के लिटरेरी डिवाइसेस पूछे गए हैं कि बताओ इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो मेक श्योर आपने WB Yeats को डिटेल में पढ़ा हो फ्यूचर यूज के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें से कौन सी पोएट्री को मुझे डिटेल में यूट्यूब पर पढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो। जरूर से मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हेल्प किया कि नहीं इस वीडियो ने। एंड मेक श्योर कि आप लोग सिर्फ इन सारी क्वेश्चंस को कंज्यूम करके सेटिस्फाई होके ना बैठ जाओ। आपको ब्रिटिश लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड मॉडर्न एज के अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, 10-10 के फॉर्मेट में आपके सामने अपीयर होते हैं ये क्वेश्चंस, जो कि सेक्शन वाइज रहेंगे। मॉडर्न एज के क्वेश्चंस है तो सिर्फ मॉडर्न एज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको फिर परेशान नहीं होना होगा कि अरे इसमें से एंग्लो सैक्सन एज का एक क्वेश्चन आ गया, इसमें तो एज ऑफ रिवाइवल का आ गया। आप जो क्लिक करोगे उस सेक्शन, उस एज के क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होंगे। तो मेक श्योर आप एक बार सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को भी जरूर से लगाएं एंड जज करें कि क्या आपका ये सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर है या नहीं। आप मेरे जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस, अवेलेबल सेक्शंस हैं मेरे पेड कोर्सेज के, उनको पढ़ना चाहें तो इनके फ्री डेमो लेक्चर्स को इत्मीनान से पढ़ के खुद से जज करें कि ये कोर्सेज मेरे लिए कितने ज्यादा अच्छे रहेंगे एंड हाउ डू आई टीच। इन बच्चों को मतलब उन सभी के पॉजिटिव फीडबैक है, तो खुद से जाके आप जज कर सकते हैं। एंड देन यू कैन एनरोल इन माय पेड कोर्सेज। देन आप जरूर से टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी के अभी पार्ट बन जाइए, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी इतने महीनों से बच्चे फ्री PYQ टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके एग्जाम का कोई लिंक आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, नोटिफिकेशन आ गई, वो सभी चीजें एंड सभी चिट चैटिंग इन्फॉर्मेशन, आपके कंफ्यूजन्स इन एवरीथिंग हम लोग इन्हीं चैनल्स पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ से। तो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, होपिंग कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।